3 नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था, बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्मस्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। 3.1 नस्लवादी राज्य की स्थापना सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन स्रोतक, ये पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में, नियति ने यह उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिटलर सीक्रेट बुक सह टेलफोर्ड टेलर हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेसिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वो मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे।
वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें गेटोज यानी दरबा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेंबरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। स्रोत ख पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। हिटलर, मेन काम्फ, प्री 644। 3.2 नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया, युद्ध के साय में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। ये पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चेंबर भी थे, इसलिए यहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। मौत का सिलसिला। पहला चरण, बहिष्कार। 1933-39 हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935। 1. जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। 2. यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। 3. यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। 4. यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थनाघर, सिनेगॉग्स जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। दूसरा चरण, दरबाबंदी, गेटोआइजेशन। 1940-44 तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। चित्र 17, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वो डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया।
जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड एवं वॉर्सा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण, सर्वनाश। 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। चित्र 18, भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में कट दौड़ता रहता था। चित्र 19, गैस चेंबर के बाहर कपड़ों के ढेर। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑश्विट्ज़, सोबिबोर, त्रेबलिका, चेम्नो तथा मायदानक में उन्हें गैस चेंबरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। चित्र 20, एक यातना गृह। चित्र 21, एक यातना गृह। कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। चित्र 22, अंतिम समाधान। से पहले कैदियों से छीने गए जूते। 4 नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर, दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चेंबरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और, गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंगनोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। चित्र 23, यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। अस्ठीमा, न्यूरम्बर्ग, डेयर शटुमा, 1938 द्वारा रचित डेयर गिफ्टपिल्स, विशेला मशरूम से, पृष्ठ 7। चित्र का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती है। शूलर चित्र 24, बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। एल्विरा बावर, न्यूरम्बर्ग, डेयर शटुमा, 1936 रचित ट्राउकीनम जुड आउफ ग्रोनहीड इन बिल्डबुश फॉर ग्रॉस उन कीओम, ग्रीन हीथ में किसी यहूदी पर यकीन न करो। छोटे बड़ों के लिए एक चित्र पुस्तक से। स्त्रोत 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्तध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक अडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। W. शायरा, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्धृत।
स्रोत घर जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वो जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4.1 मातृत्व की नात्सी सोच। नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली मां को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली मां को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली मां को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। 4.2 प्रचार की कला। नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे, वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेसिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चेंबरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चेंबरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। स्रोत न्यूरम्बर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द का दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में ये कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्मबलिदान, अनंत पीड़ और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वो उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ गया युद्ध। स्रोत न्यूरम्बर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने ये भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो क्रम और नियति के अनुसार है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया।
नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थीं। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपराप्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान, चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छहुंदरी जीवों से की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नात्सी पर्चे से। चित्र 29, ये पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नात्सी किस तरह आकर्षित करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू, 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त, 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान, 28 जून 1919 वर्साई की संधि, 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं, 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू, 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑश्विट्ज़ को मुक्त कराती हैं, 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। 5 आम जनता और मानवता के खिलाफ अपन नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नीम्यूलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। बॉक्स 1, क्या नात्सियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था?
लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाज़ीज़ ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एरना क्राथ से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी हैं। एरना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। ये बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वो अच्छा दौर था। मुझे अच्छा लगता था। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी पे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। बहुत सारे यहूदी गैस चेंबर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। 5.1 महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां, नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वो दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत, जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी का पत्र। वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वो जिस लायक हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वो उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूं। हिटलर को गांधीजी का पत्र। वर्धा, 24 दिसंबर 1940। संपूर्ण गांधीवाड़मय खंड 70, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। हिटलर को गांधीजी का पत्र। वर्धा, 24 दिसंबर 1940। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वो संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए
करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन भी की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि आप ये भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वो कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मो. क. गांधी।